गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। तो उनके बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत टाइम से, यानी हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विधि के छात्र LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के बारे में। तो मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो LLB द्वितीय वर्ष के लिए और जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करे उसके बारे में। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता भाग 2 के अंतर्गत भारत के भीतर और भारत के बाहर होने वाले अपराधों के बारे में। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं दंड संहिता के संबंधित पहले की वीडियो से मैं भारतीय दंड संहिता का सामान्य परिचय मेरे द्वारा दिया गया है। इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता के सबसे पहले अध्याय पर चर्चा की जा रही है। इस अध्याय के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के विस्तार और भारत के भीतर या भारत के बाहर होने वाले अपराधों के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है या भारत से बाहर जाके कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता ही लागू होगी और उसके अनुसार उसे दंड दिया जाएगा और उससे जो जुर्माना जो भी होगा वो पेनल्टी उसे भुगतनी पड़ेगी। उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता ही लागू होगी। भारतीय दंड संहिता का विस्तार और भारत के भीतर भारत के बाहर किए गए अपराध। भारतीय दंड संहिता समस्त भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता है तथा अपराधों तथा उनके दंड के उल्लेख के लक्ष्य से भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया है। मौजूदा दंड संहिता जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता है, इसका प्रारूप लॉर्ड मेकाले द्वारा तैयार किया गया है। तो आईपीसी के फादर कौन है? लॉर्ड मेकाले। समय समय पर होते हुए परिवर्तन के साथ लॉर्ड मेकाले द्वारा तैयार की गई दंड संहिता आज परिष्कृत होकर भारतीय परिवेश और भारतीय समाज के अनुरूप मालूम होती है। भारतीय दंड संहिता की पहली धारा 1 इस संहिता के नाम और इसके विस्तार के संबंध में उल्लेख करती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पहले जम्मू कश्मीर राज्य इस पर संहिता का विस्तार नहीं था। पहले 1919 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी, परंतु पुनर्गठन अधिनियम के बाद में इस संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी हो गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के लिए रणबीर पेनल कोड 1989 लागू होती थी। धारा 1 इस अधिनियम का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 उल्लेखित करती है कि 1 जनवरी 1862 में इसे लागू किया गया था। और ये किसने इसको परिष्कृत किया था? लॉर्ड मेकाले ने। प्रस्तावना इस अधिनियम का एक भाग है लेकिन संपूर्ण रूप से एक भाग नहीं है। प्रस्तावना संहिता की स्पष्ट सामान्य उपबंधों को कभी अभिभूत नहीं कर सकती है, परंतु फिर भी प्रस्तावना का महत्व संहिता के प्रारंभिक पहचान के लिए आवश्यक होता है। उद्देशिका की विधि की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अधिनियम लक्ष्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट करती है। मुख्य न्यायाधीश डायड लिखते हैं कि यह एक ऐसी कुंजी है जो विधिवेताओं के मस्तिष्क को खोलती है और उन्हें बारीक से बारीक बातें भी उन्हें रहस्य बातें पता चलती है। बारीक से बारीक जो छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखने योग्य थी, कानून के वेताओं को उनको उस चीज का ज्ञान में उनके ध्यान में बातें वो आती है। अधिनियम की धारा 1 इसके नाम और इसके विस्तार पर संपूर्ण उल्लेख कर देती है। यहां पर कोई भी कमी नहीं रह जाती है। ये एक अद्भुत विषय है। इतने बड़े भारत के लिए केवल या एक दंड संहिता आज भी काम कर रही है, जबकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इतनी विविधताओं के बीच एक दंड संहिता का उपयोगी होना अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। एक दंड संहिता बनाए जाने का उद्देश्य अखंड भारत के विचार की ओर भारतीयों को प्रेरित करता है। अखंड भारत का सपना हमारे चाणक्य ने देखा था। अखंड भारत का मतलब यह है कि उसका कोई खंड नहीं है, विभाजित किया हुआ नहीं है। अखंड भारत जो पूरा भारत है, उसके अंदर अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके धर्म, जाति,
समाज के जो लोग रहते हैं उनके लिए एक ही दंड संहिता का निर्माण लागू होती है। कौन सी धारा? भारतीय दंड संहिता 1860। भारत के भीतर किए गए अपराधों के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की उपयोगिता यही कि यह संहिता केवल भारत के भीतर किए जाने वाले अपराधों और उनके दंड के संबंध में उल्लेख नहीं करती, अपितु भारत के बाहर किए जाने वाले अपराध के संबंध में भी उल्लेख करती है। संहिता की धारा 2 इसके अंतर्देशीय विस्तार का उल्लेख करती है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के अनुबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य का लोप जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा यह संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है या भारत के बाहर अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर कौन सी संहिता लागू होगी। तो आप लोग सोच के मुझे बताइए। इस तरह इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग में अपराध करने का दोषी होता है तो वह इस संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीयता, पद, जाति अथवा वंश के भेदभाव के बिना दंड का भागी होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के वर्णित विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत पे पूर्ण रूप से पालन किया गया है। राइट टू इक्वलिटी। विदेशी भी इस संहिता के दायित्व से मुक्त नहीं है। जो भी व्यक्ति वह मनुष्य होना चाहिए यदि भारत की सीमा के भीतर उस कार्य या लोक को कारित करता है जिसे अपराध इस संहिता के अंतर्गत घोषित किया गया है तो वह दंड का भागी होगा, अगर वह व्यक्ति भारत के अंदर करे या भारत के बाहर करे तो भारतीय व्यक्ति पर भारतीय संहिता ही लागू की जाएगी, उसे उसके अनुसार ही दंड दिया जाएगा। यह दंड संहिता किसी भी देशी और विदेशी के बीच में कोई भेद नहीं करती है। भारत की सीमा के भीतर कोई भी अपराध किया गया है, भले ही वह किसी भारतीय नागरिक से किया गया हो या किसी गैर भारतीय नागरिक से किया गया हो, इस दंड संहिता के अधीन दंडनीय होगा। कोई विदेशी यदि भारत में आकर कोई अपराध करता है तो ऐसा अपराध भी इस दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा। मुश्ताक अली बनाम स्टेट ऑफ मुंबई का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले को आपको याद रखना चाहिए। मुश्ताक अली बनाम स्टेट ऑफ मुंबई का बहुत ही महत्वपूर्ण मामले से बारे में हम लोग बात करेंगे और ये मामला आप नेट पे जाके भी देख सकते हैं। इसमें धारण किया गया है कि जब एक पाकिस्तानी नागरिक ने माल का प्रदान करने के लिए अपने सामर्थ्य के विषय में कपटपूर्ण मिथ्या निरूपण का अपराध कारित किया है और छल द्वारा मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया है, धोखे के द्वारा उसने मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया है, उसे अपराधी घोषित किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी अपराध किए जाने के समय वह भारत में शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं था, फिजिकल तरीके से दंड संहिता के अंतर्गत उसे दंडित किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता समस्त मनुष्य के बीच समतावादी सिद्धांतों के अनुसार न्याय करती है। भारतीय दंड संहिता बिना किसी पद, जाति, वंश, रंग आदि के भेदभाव के समस्त व्यक्तियों पर प्रयोज्य होती है। यहाँ पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, न कि किसी भारतीय गैर या भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा दी गई समस्त मानव जाति आ जाती है, पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें इन संहिता के प्रभाव से मुक्त रखा गया है, जिनका यहाँ पर उल्लेख कर दिया जाना आवश्यक है। वह कौन से व्यक्ति जिनको प्रभावी रूप से मुक्त रखा गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री की गरिमा और प्रतिष्ठा के पद हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल और 1975 में किए गए संविधान के 40वें संशोधन के बाद प्रधानमंत्री भी इस दंड संहिता से प्रभाव मुक्त है। अर्थात राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री पर न्यायाधीश न्यायालय में
न तो सिविल और न ही आपराधिक कार्रवाई चलाई जा सकती है और न ही इनके विरुद्ध कोई भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। ये जो लोग हैं, ये जो प्रतिष्ठा पद जो पद है, गरिमा पद है, इन लोगों के ऊपर सिविल या आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है और इन व्यक्तियों को इस चीजों से संहिता से मुक्त किया गया है। ऐसा करने का कारण भारत के इन सर्वोच्च पदों माना और सम्मान से विभूषित करना है। भारत के सर्वोच्च पद कोई तानाशाही द्वारा नहीं है, अपितु लोकतंत्र के माध्यम से इन पदों पर आसीन होने वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। किसी भी विदेशी सम्राट कोई संहिता के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता। अनेक राष्ट्रों के सम्राट होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब के सम्राट, जहां पर आज भी राजशाही चलता है। यह मुक्ति उनको प्रदत्त विशिष्ट अधिकारी एवं उन्नति के अंतर्गत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार भारत के समझौते से है, जिनके आधार पर विदेशी सम्राटों को भारतीय दंड संहिता से मुक्ति दी गई है। उन लोगों पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी। नंबर 2, राजदूत और राजनयिक एजेंट। राजदूत और राजनीतिक एजेंट एवं स्वतंत्र सप्रभु राजा राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं, अतः इन्हें भी दंड संहिता के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। यह मुक्ति उनको प्रदत्त विशेष अधिकारों के अंतर्गत प्रदान की गई है। यदि कोई भी राजदूत और राजनीतिज्ञ एजेंट किसी भी प्रकार का घोर अपराध करता है तो उसे उस संप्रभु राज्य के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। यह मुक्ति सिर्फ राजदूतों एवं राजनीतिक को ही नहीं, अपितु इनके परिवारजनों, सेवकों को भी प्रदान की गई है। के जो परिवार वाले लोग हैं और जो उनके घर पे जो कार्य करते हैं, जो नौकर सेविका है, उन लोगों को भी इस संहिता से मुक्त रखा गया है, संहिता के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। परंतु उक्त इस मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी राजदूत या उसके परिवारजन कोई भी संगीन अपराध कारित कर देंगे। यदि वे अपराध कारित करते हैं तो उन्हें उस राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जिस राष्ट्र से उनका संबंध है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति, राजदूत का जो परिवार का जो व्यक्ति है या उसका सेवक है, अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो उस व्यक्ति ने जिस राष्ट्र के, जिस देश के अंदर कारित अपराध किया है, उसको उस देश के अंदर उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा और उस राष्ट्र के सम्मुख, जिस राष्ट्र से उसका संबंध है। विदेशी शत्रुओं पर दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उन पर युद्ध के नियमों के अनुसार सैनिक न्याय में प्रकरण चलाया जाता है। जब भी युद्ध होता है और कोई विदेशी शत्रु को पकड़ा जाता है तो उन्हें सैनिक न्यायालय, मार्शल कोर्ट को सौंप दिया जाता है। लेकिन यदि कोई विदेशी शत्रु ऐसा कोई अपराध कारित करता है जो युद्ध से संबंधित नहीं है, तब वह सामान्य दंड न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। जो सैनिक जो न्यायालय है, मार्शल कोर्ट है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति कोई संगीन अपराध करता है तो उस व्यक्ति को सामान्य दंड न्यायालय द्वारा आईपीसी उस व्यक्ति पर लागू होगी और उसके द्वारा ही उसे दंड दिया जाएगा। नंबर 4, विदेशी सेनाओं को भी दंड संहिता के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है, लेकिन उनको प्रदत्त ये छूट निरपेक्ष नहीं होकर सीमित है। यदि कोई विदेशी सेना व्यक्ति सैनिक कार्य के अन्यथा कोई अपराध करता है तो वह भारतीय संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, केवल सैनिक कार्य से अंतर्गत मामलों में ही इन्हें दंड संहिता से छूट प्राप्त होती है। परंतु सैनिक कार्य से अलग हटकर कोई कार्य कर दिया गया है, जैसे कि किसी महिला का बलात्कार कर दिया, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 लागू होगी और उस व्यक्ति को 7 साल की सजा न्यायालय द्वारा सुनवाई दी जाएगी। इस मामले में किसी विदेशी सैनिक को विदेशी सेना को किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के अनुसार
युद्ध के अपराधियों को भी दंड संहिता के प्रावधान से मुक्त रखा गया है। उन लोगों के ऊपर भी दंड संहिता के प्रावधान से उनको मुक्त है, उन लोगों पर आईपीसी लागू नहीं होगी। भारत से बाहर किए गए अपराध के बारे में, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि भारतीय दंड संहिता सभी प्रकार के अपराध के संबंध में सभी व्यक्तियों पर समतावादी सिद्धांत के अनुसार लागू होती है तथा संविधान अनुच्छेद 14 के अधीन विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का यहाँ पर मजबूती के साथ अनुसरण किया गया है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, सबके द्वारा सबके ऊपर समानता के द्वारा लागू सिद्धांत लागू होगा, उसे सबको समान रूप से देखा जाएगा। इस प्रकार के अनुसरण से भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अपराधों का उल्लेख किया गया है। अब कोई भी अपराध जिसे संहिता के अंतर्गत अपराध बना दिया गया है, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा जिसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध घोषित कर दिया गया है, उसे भारत की सीमा के भीतर किया जाए तो भी अपराध है, और भारत की सीमा के बाहर किया जाए तो भी वह अपराध की श्रेणी में आता है। उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वारा दंड के प्रावधान दिए गए हैं, उस पर कोई संहिता लागू होगी। कोई विदेशी व्यक्ति आकर भारत की सीमा के अंतर्गत अपराध करेगा तो भी अपराध है। यदि कोई भारतीय उसको भारत की सीमा के भीतर करेगा तो भी वह अपराध है, और यदि कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर जाकर, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर जाकर कोई भी अपराध कारित करता है जिसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय घोषित किया गया है, तो इस प्रकार के भारतीय नागरिक को भी इस दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो इससे लोगों को क्या समझ में आया कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर कोई अपराध करे तभी वह भारतीय संहिता लागू होगी, और कोई भारतीय का नागरिक भारत की सीमा से बाहर जाकर किसी भी विदेश में जाकर कोई अपराध करता है, वो अपराध भारतीय दंड संहिता की श्रेणी में आता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, भले वह भारत का नागरिक है, वह भारतीय है, उसके ऊपर भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। संहिता का अंतर्देशीय विस्तार भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के भीतर उल्लेखित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 विधि मान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। कोई भी ऐसा कार्य जो भारत के भीतर अपराध है, उस दशा में भी अपराध समझा जाएगा जब वह भारतीय सीमा के बाहर किया गया हो, परंतु इसके लिए शर्त है कि वह अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर किसी स्थान पर कारित किया जाए, वह व्यक्ति ऐसे पोत अथवा विमान पर हो जिसका रजिस्ट्रीकरण, जो विमान है उसका रजिस्ट्रीकरण भारत में हुआ हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के द्वारा ही उसे दंडित किया जाएगा, और वह दंड अपराध की श्रेणी के अंदर आना चाहिए। यदि कोई जहाज भारत में रजिस्टर है तथा वह हवा में उड़ रहा है और उस जहाज में किसी द्वारा हत्या कारित कर दी जाती है, तो उस संबंध में भी भारतीय दंड संहिता लागू होगी। वह हत्या करने वाले को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, भारत का नागरिक है और राम अमेरिका जाकर बलात्कार जैसे संगीन अपराध कारित कर देता है। ऐसी स्थिति में राम भारत में कहीं भी पकड़ा जाए, उस भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाएगा तथा दोष सिद्ध होने पर उसे दंडित किया जाएगा। तो अपराध बलात्कार के लिए भारतीय संहिता के अंदर धारा 375, 375 और उसके जो सजा जो प्रावधान है वह है धारा 376 के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। उस धाराओं से उसे दंडित किया जाएगा और उस पर अभियोजन केस चलाया जाएगा और दोष सिद्ध होने के बाद उसको दंडित सजा दी जाएगी और साथ में जुर्माना भी उसे भरना पड़ेगा। संहिता के धारा 4 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि
इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो भी संहिता के अधीन दंडनीय होता। भारत के बाहर किया गया कार्य ऐसा हो जो इस दंड के संहिता के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है तो इस प्रकार के अपराधों के संदर्भ में अभियोजन की कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत उसी प्रकार से की जाएगी जिस प्रकार से भारत के भीतर किए जाने वाले अपराधों के संबंध में की जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति बाहर जाकर ऐसा कोई अपराध कारित करता है जो अपराध भारत की आईपीसी के अंदर अपराध की श्रेणी में आता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत की जाएगी और इस व्यक्ति को अपराध के संबंध में किया जाएगा। मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ इंडिया AIR 1957 SSC 857 के प्रकरण में कहा गया है कि भारत के अंदर अपराध कारित करने वाला एक विदेशी व्यक्ति अपराधी है उस समय अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना भी दंडनीय है। व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भारत के अंदर उपस्थित नहीं है और उसने अपराध किया है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी भारतीय संहिता लागू होगी उसने अगर अपराध किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रसंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी रोचक वीडियो लाता रहूंगा और नेक्स्ट भाग में हम मिलते हैं। थैंक यू।